नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर सिंह ने मुख्यमंत्री को महाकाव्य रामायण की एक प्रति भी भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने महाकाव्य रामायण की रचना कर गौरवशाली संस्कृति को संजोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महाकाव्य में उन्होंने प्रेम, त्याग, तप और यश की भावनाओं का महत्व बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाव्य रामायण हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के आदर्श विचार सदैव समाज को प्रेरित करते रहेंगे। सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय पर आधारित उनके महान विचार आज भी समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और बवानीखेड़ा से विधायक विशंबर सिंह भी मौजूद रहे। बुधवार को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर सहकारिता और पशुपालन एवं डेयरी प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, उनका आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता और पशुपालन एवं डेयरी एक दूसरे के पूरक हैं। देश और पूरी दुनिया में सहकारिता को एक प्रोजेक्ट न मानकर इसे सामूहिक रूप से काम करने की कार्य पद्धति, एक शैली और एक आंदोलन माना गया है। पिछले 7 सालों के दौरान सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम हो गई है, जो साल 2014 में 740 ग्राम थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि जोत छोटी हो रही है और इसीलिए पशुपालन एवं अन्य व्यवसायों को कृषि के साथ जोड़कर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। हर हित स्टोर की तर्ज पर युवाओं को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5000 नए वीटा बूथ खोलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 लाख परिवारों को दूध व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज के अथक प्रयासों से अंबाला छावनी के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित डेयरियों को एक ही स्थान पर शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। गांव ब्राह्मण माजरा की लगभग 21 एकड़ जमीन पर आधुनिक डेयरियों का निर्माण किया जाएगा। नए डेयरी कॉम्प्लेक्स में वेटनरी अस्पताल से लेकर तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्वालों को कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। वहीं नगर परिषद की ओर से ब्राह्मण माजरा में जमीन पर पैमाइश कर ली गई है। आपको बता दें कि अंबाला छावनी के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 300 से ज्यादा डेयरियां हैं, जिन्हें ब्राह्मण माजरा स्थित डेयरी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से शिफ्टिंग के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने बताया कि डेयरी कॉम्प्लेक्स के लिए ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है और बहुत जल्द वहां डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बिल्कुल आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स हम बनाकर देने जा रहे हैं। शहर के नागरिकों की लंबे समय से मांग थी कि शहर के अंदर से डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ जमीन ले ली है और शीघ्र ही उसकी नगर पालिका के नाम रजिस्ट्री करा दी जाएगी। उसके पैसे मंजूर हो चुके हैं। वहाँ पर डेयरियाँ बनाई जाएंगी, वहाँ पर वेटरनरी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, वहाँ पर चारा मंडी भी बनाई जाएगी, वहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी बनाया जाएगा और ग्वालों के लिए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा और भी बहुत आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। बस अब जल्दी रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके आगे नक्शे वगैरह बनाने के लिए कह दिया गया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने झील में कई तरह की 200 से ज्यादा मछलियों को छोड़ा और ये मछलियां मत्स्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बहुत जल्द अब सुभाष पार्क में चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा, जिसमें कई तरह की रंग बिरंगी चिड़ियों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुभाष पार्क उत्तर भारत में आकर्षण का केंद्र बन चुका है और दूसरे शहरों के लोग यहां सैर सपाटा और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आ रहे हैं। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में 4 एकड़ की ये झील लोगों और बच्चों को आकर्षित करेगी। ये सुभाष पार्क में बहुत सुंदर फ्रेश वाटर की झील बनाई है हमने। इसमें थोड़े दिनों के बाद बोटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, जो लोग इसमें बोटिंग करके एंजॉय किया करेंगे। आज हमने फिशरीज डिपार्टमेंट ने इसमें फिश डाली है, तरह तरह की मच्छियाँ इस पानी में हटकेलियाँ करेंगी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जल्दी ही हम पार्क में एक चिड़ियाघर भी बनाने जा रहे हैं। इसमें तरह तरह की चिड़ियाँ लाकर रखी जाएंगी और उनके बारे में रंग बिरंगी चिड़ियाँ और उनके बारे में भी बताया जाया करेगा। ये क्षेत्र जो सुभाष पार्क है, ये आकर्षण का केंद्र सारे उत्तरी भारत में बन चुका हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने डीएपी खाद समेत कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी है। डीएपी खाद की कमी समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, प्रदेश में डीएपी खाद की कमी का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है और कई जगह पर इस तरीके की जो है स्थिति भी नजर आ रही है। क्या स्थिति है सर इस वक्त? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हरियाणा के अंदर डीएपी की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में कुल डीएपी की जो ज़रूरत पड़ी थी, जो हमारे पास डाटा है, 1 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20 लाख बोरियाँ वो खपत हुई थी। इस बार 1 तारीख को हमारे पास 53,000 मीट्रिक टन डीएपी थी। 19 तारीख तक 51,000 मीट्रिक टन आ चुकी है। दोनों का आंकड़ा 1,04,000 मीट्रिक टन है। 3 कंटेनर 4 कंटेनर रास्ते में हैं, जो रास्ता रोकने की वजह से ट्रेन का 1 दिन लेट हो गए हैं। हमारा एक रैक जो लगेगा खोरी में, एक रैक लगेगा सात रोड में, एक रैक लगेगा झज्जर में। 16 रैक और हमने भारत सरकार से मांग रखे हैं, जो उन्होंने सहमति दे दी है। हरियाणा के प्रत्येक किसान के लिए हमारे पास भरपूर मात्रा में डीएपी है। हम तो किसान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि इतना ही हो सकता है कि 1 दिन आगे पीछे हो जाए। कृपा करके संयम बनाएं और जो ये कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, इनसे सावधान रहें। और हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि हरियाणा की डीएपी जो एलोकेशन है वो हरियाणा के किसानों के लिए है। इसको प्रदेश के दूसरे जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ से दूसरे प्रदेशों में ना जाने दें। और राजस्थान में और पंजाब में वहाँ पर जरूर इसकी मारामारी बहुत ज़बरदस्त है। दलाल साहब, जो नारनौल महेंद्रगढ़ की तरफ की बात करें या फिर सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, जो पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है या फिर राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर कई जगह पर बहुत ज़्यादा जो है वो खाद की एक बिक्री कहें या यूँ कहें कि कालाबाजारी की घटनाएं सामने आ रही है। तो पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसी के साथ भी बातचीत हुई थी। किस तरीके से कालाबाजारी ज़्यादा हो रही है सर, क्या रिपोर्ट क्या है? नहीं, इसलिए तो इसके लिए कि समस्या ये आती है कि इसको रोकने के लिए हमने आधार कार्ड मांगा है, फर्द मांगी है कि बांट के 5-5 4-4 कट्टे दें। उससे फिर लाइनें लग जाती हैं। लाइन लग जाती हैं तो फिर मुद्दा ये बन जाता है कि लाइन लगी हुई है। और अगर हमें चिंता रहती है कि ज़्यादा खुली सेल कर दें तो फिर वो ले दूसरे प्रदेशों में जाने का डर रहता है। लेकिन किसी भी तरह की हरियाणा के किसान को डीएपी की कमी नहीं रहने देंगे। मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ सारे किसान भाइयों को कि आप निश्चिंत रहें, आपको डीएपी जो है उपलब्ध रहेगी। सर, बाजरे की खरीद जो है वो उसके साथ आपने भावांतर भरपाई को जोड़ा है और किसानों के खाते में करीब 500 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने डालने का फैसला किया है। तो इसका क्या स्टेटस है सर? इस वक्त कितने किसानों का पैसा जा चुका है या कब तक मिलेगा सर किसानों को? कल तक हमने एक पोर्टल खोला हुआ था जिसमें ये पूछा था कि भाई हमने जो मैपिंग की है, किसी किसान को कोई शिकायत है तो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से वो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करा ले। कल तक हम 50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जो है 4200 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक किसानों को डाल चुके हैं।
और कल भी हम लगभग 100 करोड़ रुपए डाल देंगे और 450-500 करोड़ रुपए के बीच में किसानों को बगैर फसल बेचे, बगैर कोई सबूत दिखाए, बगैर कोई जे फार्म दिए सीधा पैसा दे रहे हैं। और किसान भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार में कपास का भाव एमएसपी से ऊपर है, हमारी जो है सरसों का भाव एमएसपी से ऊपर है, बहुत सारी फसलों का भाव एमएसपी से ऊपर है, बाजरे का भाव भी आपको कम से कम आज के दिन हमारी सरकार ने ये भी बोल दिया है कि 1650 रुपये से नीचे भाव जाता है तो सरकार खरीद लेगी और 600 रुपये आपको सीधा पैसा दे दिया है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाजरा भी आपका 1800, 1900, 2000 बिकेगा और 600 रुपये हम आपको दे रहे हैं तो आपको एमएसपी से ऊपर के पैसे मिलेंगे। इलाहाबाद का उपचुनाव का चुनाव प्रचार चल रहा है सर। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या कांग्रेस के दूसरे नेता चाहे किरण चौधरी, तमाम जो नेता वहां मैदान में प्रचार में उतरे हुए हैं, इन दो मुद्दों पर उस क्षेत्र में लोगों को ये कह रहे हैं कि सरकार विफल है, डीएपी के लिए लाइन में किसान खड़ा है और बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है और इसी के चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। यानी प्रचार के दौरान भी इस मुद्दे पर विपक्ष आपको घेर रहा है सर। विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब कालाबाजारी करने वालों का साथ देती है, किसान को तो खुद खुशी है। दक्षिण हरियाणा का किसान चाहता ही है कि पिछली बार जो है कालाबाजारी करने वालों ने लाखों क्विंटल बाजरा जो है प्रदेशों से, दूसरे राजस्थान से, गुजरात से, उधर से लेके आए, तो हरियाणा के किसान को तो कोई फायदा नहीं हुआ, हरियाणा की सरकार का पैसा चला गया। तो अब किसान को संतुष्टि है कि उसको पैसा 600 रुपये भावांतर भरपाई का मिल रहा है और उसका बाजरा भी 1650 रुपये से ऊपर बिकेगा। लेकिन कांग्रेस को जरूर ये कुछ न कुछ मुद्दा बनाने का शौक लगा हुआ है। किसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसान को पता है कि जो भी हरियाणा सरकार जो है नीतिगत फैसले करती है उसमें किसान हित सर्वोपरि है और जो ये लोग बीच बिचौलिए हैं, कालाबाजारी वाले हैं, इनको बीच से हटाना है। सर, जो बीज विक्रेता हैं, प्राइवेट बीज विक्रेता हैं, वो कई जगह पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि वो किसानों को कोई दवाई लेने के लिए या किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई होगी? क्या आपका अपील क्या है किसानों से और निर्देश क्या है अधिकारियों को? बिल्कुल दबाव में ना आए किसान भाई। कोई भी अगर बीज विक्रेता, कोई खाद विक्रेता या कोई और चीज़ को आपको भाव ज़्यादा लगाता है या कोई चीज़ बगैर ज़रूरत के आपको देता है तो आप एक चिट्ठी हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को लिखें, सूचना दें, तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसको प्रोसिक्यूट भी करेंगे। जी सर, जो अभी जो है तो तमाम जो आपने ये फैसले लिए, इस बीच में एक जो है वो बागवानी को लेकर भी एक आपने जो है वो सरकार ने अभी जो बागवानी का उसमें पशु ना आवारा पशु ना घुस सके, इसके लिए एक बाड़ जो करते हैं उसके लिए भी एक राहत दी है कि जो किसान है वो अगर बाड़ करता है अपने बागवानी के खेत की तो उसको आप अनुदान देने जा रहे हैं। हमारी बागवानी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम जो बागवानी की मल्चिंग करता है, टनल बनाता है, बॉम्बो स्टैकिंग करता है, पॉली हाउस बनाता है, ड्रिप इरिगेशन करता है, माइक्रो इरिगेशन करता है या सोलर के लगाता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, या कोई तालाब बनाता है। तो किसान के हमारी कोशिश ये है कि किसान जो परंपरागत फसल छोड़ के बागवानी की तरफ आए, सब्जियों की तरफ आए, मशरूम की तरफ आए, फिशरी की तरफ आए या डेयरी की तरफ आए। हमारा मकसद ये है कि हरियाणा के किसान की आमदनी जो बढ़े, क्योंकि जो छोटी होगी है, 2-2, 4-4 के एकड़ के किसान जो है गेहूँ और धान की अगर खेती करेंगे तो उसको ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकती। तो हमारी बहुत सारी हमने नीतियाँ बना रखी हैं, करोड़ों करोड़ रुपए हम सब्सिडी का देते हैं और मैकेनाइजेशन के लिए भी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी हम मशीन, ट्रैक्टर, टिलर, बेलर या कंबाइन हार्वेस्टर, तरह तरह की मशीनों के लिए उसके लिए वो भी देते हैं। और हरियाणा के किसान जो है अब जागरूक होते जा रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हरियाणा के किसान विविधीकरण की तरफ पूरे तरह इसको बढ़ रहे हैं आगे। सर, बेमौसमी बारिश के चलते इस बार काफ़ी फसलों में खराबा हुआ था और आपने आदेश दिया था विशेष गिरदावरी करवाने का भी, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल है किसानों की उसका उस योजना के तहत बीमा उनको मिलेगा। लेकिन क्या कोई रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है सर? चूँकि 15 अक्टूबर तक का समय था, लेकिन अभी कोई बात हुई हो सर, कब तक रिपोर्ट आने जा रही है? बेमौसमी बारिश से नुकसान के लिए जो हमारी नीति है हरियाणा सरकार की, किसानों की घाटे की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए, स्पेशल गिरदावरी के आदेश हो भी गए थे और बारिश लगातार चलती रही तो ये सारी गिरदावरी की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन और लग जाएगा
और हरियाणा के लगभग हर किसान को कोई न कोई मदद मिलेगी। या तो उसने बीमा करा रखा है तो बीमा कंपनी में जो क्रॉप कटिंग होगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा, और बीमित किसान नहीं है तो सरकार की जो नीति है 12,000 रुपये की उसके हिसाब से उसको मिलेगा। और जिसने धान छोड़ के और कुछ बोया है 7,000 रुपये प्रति एकड़ उसको देते हैं। जिसने बाजरा छोड़ के मूंग बोए 4,000 रुपये प्रति एकड़ उसको देते हैं। हमारा ये है कि तरह तरह की नीतियां हम बना रहे हैं जिससे कि किसान जो है अच्छी प्रैक्टिस अपनाए। और कल ही हमने एक नई शुरुआत की है कि गाय के गोबर से डीएपी का सब्स्टिट्यूट प्रॉम बिल्कुल फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो बिल्कुल एक कट्टे के बराबर एक कट्टा है और 1200 की बजाय वो 900 रुपये में बन जाएगा, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। और हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 1 करोड़ कट्टे की ज़रूरत है और हमारे यहाँ गौशालाओं में इतना गोबर है कि इससे 2 करोड़ कट्टे डीएपी बन सकती है। आप सोचिए कि हरियाणा के जो खाते में हरियाणा के अकेले में अगर हम इस डीएपी के बजाय ये नेचुरल ऑर्गेनिक खाद बना देंगे तो 1500 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो बच जाएगा। देश का पैसा देश में रहेगा, विदेशों में जाता है, और एक जो शुद्ध खाना बगैर केमिकल का वो हमें मिलेगा। सर, मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक मंगलवार की देर शाम को हुई थी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी के आवास पर आप भी मौजूद थे। क्या कोई चर्चा हुई है सर, विशेष चर्चा हुई है? कोई सरकार के, गठबंधन सरकार के 2 साल और बीजेपी की सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं जल्द, कोई रणनीति बनाई हो सर, कोई कार्यक्रम होने जा रहा हो? देखिए, जो औपचारिक बैठक है उसकी तो हम ब्रीफिंग करते हैं। अनौपचारिक बैठक में तो तरह तरह के मुद्दे डिस्कशन होते हैं, जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं। हमारी जो पीछे हमने जो फैसले लिए हैं उनका परिणाम क्या है, आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। और एक ज़रूर है कि हम 1 नवंबर का जो फंक्शन करते आए हैं हरियाणा डे का, हमेशा ही करते आए हैं। और हरियाणा का निर्माण उस दिन हुआ था तो वो फंक्शन हम करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से, जो कह रहे हैं कि हरियाणा की मौजूदा सरकार का एक ही ध्येय है कि हरियाणा में किसानों का हित सर्वोपरि हो और उसी के आधार पर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई है उसमें हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, उसकी तैयारी जल्द की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से भी जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार के 5 साल और गठबंधन सरकार के 2 साल मिलाकर 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में जिस तरह से विकास हुआ है, विकास की बयार बही है, उसको लेकर सभी खुश हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया है और युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, हमारी सरकार के ऊपर बढ़ा है। और इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने कई और मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। सरकार को जल्द 2 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि इससे पहले के पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार की बात करें तो सरकार के कुल 7 साल जो वो जल्द पूरे हो रहे हैं। और सरकार के 7 साल पर सरकार की क्या योजना है, कैसे लोगों के बीच में सरकार जाने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है। सर, जल्द आपकी सरकार को गठबंधन के साथ मिलाकर अगर हम गिनते हैं तो 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या तैयारी है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे सरकार की योजनाओं को लेकर? 7 साल में प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 2 साल बीजेपी की सरकार है। और जो प्रदेश में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं और कभी कल्पना में नहीं थी कि इतने काम प्रदेश में होंगे, उस सारी योजनाओं को लेकर हम लोगों के बीच में, और 7 साल से हम लोगों के बीच में है। आज ये नहीं कि आज ही हमें जाना है कि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, एमपी हैं, सब लोग हम लोगों के बीच में हैं। और हरियाणा के इतिहास में कभी कल्पना में नहीं थी कि इतना बड़ा चेंज हुआ प्रदेश में। प्रदेश पे कोई भरोसा नहीं करता, प्रदेश में कोई आदमी नौकरी, हरियाणा में नौकरी लग जाए, कभी लोगों को उम्मीद नहीं थी, परदेशी लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था, न खर्ची न पर्ची, तो सबको नौकरी, जो गरीब का बेटा है, जो मेरिट पे है, योग्यता के आधार पे है, जिसने टेस्ट पास किए हैं, चाहे तहसीलदार लगा है या डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, हर क्षेत्र में नौकरी हर एक को मिली है। पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में, ये सबसे बड़ा कमाल है। लोग हरियाणा में भरोसा नहीं करते थे, ये सबसे बड़ा कमाल है। और हरियाणा में जहाँ शिक्षा के नाम से, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ आपने देखो कितना बड़ा शुद्धिकरण हुआ,
आप टीचर में देखिए, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों, आप 3.5 लाख बच्चे आज सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं, तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र के कारण बढ़े। और तो बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी सारी दुनिया में हाहाकार था, सारी दुनिया में। और दिल्ली में सबसे बुरा हाल था कोरोना के समय, और दिल्ली के हम तीनों तरफ सटे हुए हैं। तो कोरोना जैसी बीमारी को प्रदेश की सरकार ने मजबूती के साथ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, मुख्यमंत्री ने पूरी मजबूती के साथ उसको लिया है, और सभी लोग लगे हैं, चाहे संगठन के लोग हों, और मैं कहता हूं कि पक्ष हो विपक्ष, सबने इसको मजबूताई साथ, ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी बीमारी को मात देना, जो डेथ ऑफ जो रेट था उसको सबसे बड़ा हरियाणा के लोगों में, प्रदेश में कम आया। यानी जो बीजेपी की जो प्रांत परिषद की बैठक हुई थी उसमें ये जिक्र किया गया कि सरकार के 7 साल 7 कमाल इन योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। मंत्री जो है वो अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपका क्या कार्यक्रम बना है सर, और किस तरीके से आप लोगों के बीच में इन 7 कमाल को लेकर जा रहे हैं? जो हमारा जो प्रांत परिषद में रहा भी 7 साल की सरकार, 7 कमाल, तो 7 साल में 7 काम बहुत है, अनेक योजना। और मैं कहूँ कि दक्षिणी हरियाणा जब पानी के लिए तरसता था, पानी तो वही है, पर पानी को पहुंचाने में नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, यहाँ पे पानी पहले की अपेक्षा ज्यादा पानी गया है। वहाँ के जो किसानों की जब पानी का लेवल ही बढ़ा है, तो कभी हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ नहीं, पानी कभी पहुंचाया नहीं, कभी प्रयास भी नहीं करा, और ये प्रदेश की सरकार ने करा है। प्रदेश की सरकार अगर इस चीज को नहीं करती तो वहाँ के लोगों को इतनी बड़ी जो फसल है, जो पैदावार के जो बड़ा है, ये कमाल हुआ है। जहाँ हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश इतना बड़ा जाल है, जहाँ सड़कों का बहुत बड़ा जाल, हाईवेज बहुत निकले हैं। जिस प्रदेश में 4 हाईवे हुआ करते थे, 1, 2, 10 और 8, आज कितने हाईवे प्रदेश में निकले। ये सब कमाल हुआ 7 साल में। आप देखिए KGP KMP देखिए, आप बड़ौदा एक्सप्रेस देखिए, आप दिल्ली जयपुर देखिए, एक दूसरा अपना जयपुर टू अमृतसर देखिए, ये सारे हिसार हाईवे देखिए, कितने यमुनानगर एक्सप्रेस जो सहारनपुर, वो देखिए। तो ये सब बड़ा जो जितनी बड़ी उपलब्धि 7 साल में हुई है रोडों पे, इससे बड़ा कभी नहीं हुआ। यानी आपकी जब सरकार बनी थी तब ये कहा गया था कि व्यवस्था परिवर्तन हम करने वाले हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे और भ्रष्टाचार जैसी जो चीजें हरियाणा में घर कर गई है उनको उखाड़ फेंकेंगे। तो उसमें आप मानते हैं कि 7 साल में आप सफल हुए हैं? हाँ, हम ये मानते हैं कि 7 साल के समय में जो भ्रष्टाचार के नाम से हरियाणा जाता था, और भ्रष्टाचार के नाम से एक नहीं कई उदाहरण थे। मैं मानता हूँ कि हरियाणा में जो भ्रष्टाचार में सब कुछ ठीक हो गया ये तो नहीं कह सकता मैं, पर ये हम कहते हैं कि हरियाणा में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को लगाम लगाया है। धीरे धीरे समय लगता है, धीरे धीरे कंट्रोल का। पेंशन का देखिए कितनी पेंशन, राशन का किस हाल था, राशन बंटता था, लोगों को राशन नहीं मिल पाता, बुढ़ापा पेंशन में कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। तो ये विकास के नाम से काम नहीं होते, पैसे निकाल लिए जाते थे। ये सब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करा है, और भ्रष्टाचार रुका भी है। मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के जितने रास्ते हैं पूरे सब बंद होंगे। आपके निवास पर ही मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री जी थे, तमाम मंत्री थे, अनौपचारिक बैठक आपकी मंत्रिमंडल की थी, लेकिन अगले जो है वो कार्यक्रम कुछ तय हुए, बड़े स्तर पर कोई रैली आयोजन हरियाणा दिवस के मौके पर नवंबर में या फिर अक्टूबर के ही आखिरी सप्ताह में, कब क्यों कोई तैयारी हुई है सर, करने जा रहे हैं? नहीं, प्रदेश के सरकार संगठन का है कि रैली करना है, को वो करना है, 7 साल में क्या कार्यक्रम है, अभी कोई ऐसा तय नहीं हुआ। पर सरकार रैली करे, कोई कार्यक्रम करे, सरकार संगठन मिलकर करेंगे। लेकिन ये चर्चा इसलिए हो रही है सर क्योंकि पिछले काफी समय से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। एक तो कोरोना इसकी वजह रही, दूसरा फिर किसान आंदोलन में जगह जगह हो रहा विरोध। अब जो आप तैयारी कर रहे हैं सर, लगता है कि कोई किसी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, हरियाणा प्रदेश के लोग स्वयं में इस कार्यक्रम करेंगे, और हरियाणा प्रदेश के लोग समझते हैं कि अगर कार्यक्रम नहीं होंगे फिर तो लोगों का विकास कैसे होगा, काम कैसे होंगे, काम की जानकारी कैसे मिलेगी। और लोगों को पता है कि समय को बर्बाद नहीं करना, इस समय चला जाएगा,
और कार्यक्रम लोग मजबूताई के साथ के हरियाणा में कहीं भी रैली कर सकते हैं। कुछ लोग हैं चंद जो सत्ता के भूखे हैं और सत्ता के नाम से इस तरह का आंदोलन खड़ा कर, देखा नहीं क्या हाल हुआ, बहादुरगढ़ में क्या हाल हुआ, सिम्बू बॉर्डर पर क्या हाल हुआ। ये क्या है कि क्रिमिनल पॉइंट है जिस तरह के, जहाँ इस तरह के हो रहे हैं, जहाँ किसान आंदोलन करता, किसान अपने आंदोलन बात रख सकता है। इस तरह किसान ने कभी इस तरह का आंदोलन नहीं करा, किसी को मार दो, तेल छिड़क दो, किसी को काट दो, किसान कभी नहीं गए। किसान इस हर आदमी का, इस गरीब आदमी का जो पेट भरता है, या उसके बेटे, उसके पुत्र देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। किसान कभी मांग तो कर सकता है, धरना देगा, पर देगा, उसका हक है, अधिकार है। पर इस तरह के जो हालात जो पैदा करें जो प्रदेश में, ये सारा हरियाणा, क्या हरियाणा प्रदेश में किसान है, सारा देश किसान है। तो इसलिए जो रैली होगी ऐतिहासिक होगी, जहां भी संगठन और सरकार जो भी तय करेगा, संगठन समय हो, स्थान हो, दिन होगा, अगर चाहेंगे बड़ी होगी। अंतिम सवाल है सर, एलनाबाद का उपचुनाव है, इस उपचुनाव को इस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उधर से एक उपचुनाव आ गया, यानी सरकार का एक एग्जाम के तौर पर इसको लिया जा रहा है। क्या वहां पर गठबंधन जो है वो उम्मीदवार, जो गठबंधन के उम्मीदवार है वो कमल का फूल खिला पाएंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि जहाँ एलनाबाद के चुनाव है पारिवारिक है, परंपरा इनकी अजय सिंह जी, अभय सिंह जी परिवार की सीट रही है, पर वहाँ के लोग मानते हैं सिर्फ बहुत लंबा समय है, 3 साल में विकास चाहते हैं, विकास हो, लोगों का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जेजेपी की सरकार है, यहाँ के लोगों को विकास होगा, तो लोगों को ये है कि ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की, गठबंधन की, जेजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, और लोग ये चाहते हैं 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कराएं। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा थे, जो बता रहे हैं कि सरकार के 7 साल के पूरे होने पर कई कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं। 7 कमाल के तौर पर मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और इसके अलावा एक कोई रैली या इस तरह का कोई कार्यक्रम भी जल्द तैयार किया जाएगा। संगठन और सरकार मिलकर इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो जल्द करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एलनाबाद के उपचुनाव में भी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं बुधवार को फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नवनिर्मित खेड़ी पुल का, आपको बता दें कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो कि 6 लेन का है, जिससे फरीदाबाद की जनता को सहूलियत होगी और वो सभी अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया है कि खेड़ी पुल के साथ साथ कई नए पुल बनाने के लिए बजट पास करवा दिया गया है, जिनका काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। फरीदाबाद के जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनके क्षेत्र में ये खेड़ी पुल बहुत दिन से जर्जर हालत में था, घंटों घंटों का जाम लगता था। 21 करोड़ की लागत से इसको 6 लेन बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो गया। आज विधिवत उसका उद्घाटन हुआ है। और एक नहीं, पल्ला से लेकर चंद्रावली तक दर्जनों पुल इस तरह 4 लेन के बनाए गए हैं। जहां पहले अंग्रेजों के बनाए हुए पुल थे, कभी नया पुल बनाने की सोच ही नहीं गई। और यही नहीं, इस फरीदाबाद के जो भारत कॉलोनी से लेकर जो खेड़ी रोड जाता है, जसाना रोड और नचौली रोड है, इसको भी खेड़ी मोड़ तक 4 लेन बनाने के लिए 7 करोड़ का बजट हमारे विधायक जी ने मंजूर कराया है। उसका काम भी आज शुरू किया है। और उससे आगे मंझावली पुल तक 7 मीटर था, उसको 10 मीटर करा दिया गया है ये काम। और पल्ला से लेके खेड़ी पुल तक बीच में 4 कलवर्ट थी। 4 लेन के रोड पे बीच बीच में जो पुलिया थी वो 6-6 फुट टूट कर रह गई थी। उनके लिए भी 17 करोड़ का पैसा मंजूर करा दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने में उन 4 पुलियाओं का काम भी 17 करोड़ की लागत से शुरू हो जाएगा। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।